प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संभववाद के बारे में अध्ययन करेंगे। संभववादी चिंतन का विकास। प्रकृतिवादियों द्वारा जिस कट्टरता से निश्चयवाद का समर्थन किया गया, उसकी प्रतिक्रिया भी शीघ्र होने लगी, क्योंकि निश्चयवादियों के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। कुमारी सैंपल ने तो मानव को मोम का पुतला बताया, जिसे प्रकृति इच्छानुसार ढालती है। इसे निश्चित रूप से अतिशोक्ति ही कहा जा सकता है। इस क्रूर नियतिवाद का भूगोलवेताओं द्वारा तत्काल दृढ़ता से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मानव की प्रकृति पर विजय, मानव का प्रकृति पर नियंत्रण, मानव को सर्वत्र चयन की सुविधा जैसी युक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। संभववादी चिंतन के विकास में दो कारण उत्तरदायी रहे। प्रथम, प्रकृतिवादियों द्वारा प्राकृतिक परिवेश की सार्वभौम सत्ता को पूर्ण मान्यता देना, एवं दूसरा, विश्व के कतिपय भागों में, जिसमें कि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड एवं बाद में जापान द्वारा इस सदी के प्रारंभ से ही आश्चर्यजनक गति से विकास करना। जापान ने तो एक शताब्दी का विकास एक दशाब्दी में ही कर दिखाया। संभववादी चिंतन को व्यवस्थित कर विकसित करने का श्रेय विडाल डी लाब्लास, फेब्रे, जीन ब्रूम्स आदि फ्रांसीसी विद्वानों को है। वैसे इस चिंतन के जनक भी फ्रांसीसी भूगोलवेता ही थे। इसके पोषक रहे, इसलिए इसको स्कूल ऑफ फ्रांस के नाम से भी जाना जाता है। इनके अतिरिक्त किरचॉफ, ईसा बोमेन, कार्ल सावर आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम फेब्रे ने मानव के विकास को पूर्ण महत्ता देते हुए सक्षम भाषा में संभववाद एवं संभावना जैसे शब्दों का प्रयोग किया, अतः उसे संभववाद का जनक भी माना जाता है। उन्होंने नियतिवादियों की भांति मानव को प्रकृति का दास नहीं माना और उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में स्थान स्थान पर उदाहरण स्वरूप कई महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। वह लिखता है कि मनुष्य एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना एवं उनके परिवर्तनशील भौगोलिक तथ्यों की अभिव्यक्तियों के संबंध ढूंढने में योग देता है। उन्होंने कहा, कहीं भी आवश्यकताएं नहीं है, सभी जगह संभावनाएं और उनके प्रयोग का निर्णय स्वयं मानव लेता है। उन्होंने ये बताया कि प्रकृति जरूर कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, लेकिन मानव अपने ज्ञान, विवेक और कौशल से उन सीमाओं को पार कर विकास के आयाम स्थापित करता है। उनके बाद विडाल डी लाब्लास। वास्तव में संभववादी चिंतन के सबसे बड़े पोषक लेखक विडाल डी लाब्लास ही रहे हैं। उन्होंने संभववादी चिंतन की तथ्यात्मक व्याख्या कर प्रस्तुत की और उसमें अपने प्राण फूके। उनका चिंतन संभववादी होते हुए भी व्यवहारिक था। ये यूरोप के प्रादेशिक भूगोल के मान्य भी विद्वान थे। ब्लास ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि नेचर इज़ नो मोर देन एन एडवाइज़र, अर्थात जैसे जैसे मानव का ज्ञान, विचार एवं सामाजिक कार्यों का विकास होता है, वैसे वैसे तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। उसने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में स्वीकार किया कि वातावरण के कुछ तत्वों पर मानव का नियंत्रण है तथा कुछ पर मानव का नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार मानव एक साथ क्रियाशील भी है एवं निष्क्रिय भी है। मैन इज एट वंस बोथ एक्टिव एंड पैसिव। यह विचार उनका व्यवहारिक लगा
कि वो संभवादि होते हुए भी उन्होंने यह बात स्वीकार की कि मानव सर्वश्रेष्ठ नहीं है, प्रकृति जरूर उसको किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। वैसे मानव भी प्रकृति के अनुसार अपने ज्ञान का उपयोग कर उसमें पुराने तत्वों को नवीन महत्व प्रदान करता रहता है। इसमें कृषि का विकास, उद्योग धंधों का विकास, नगरों का विकास, इन सब में मानव की स्वयं की अपनी भूमिका है। उनके बाद जीन ब्रून्स, ये फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता ब्लास के माने हुए शिष्य थे एवं उसके उत्तराधिकारी भी रहे। वैसे जीन ब्रून्स ब्लास के समकक्षी थे, लेकिन वो ब्लास के सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में थे। इन्होंने नियतिवाद की सावधानीपूर्वक आलोचना की। उसने माना कि मानव भूतल पर निवास करता है, वह परिवेश में रहकर कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि वह वातावरण का दास है। उसने आगे यह भी बताया कि यद्यपि मनुष्य के कार्य कुछ सीमाओं में बंधे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी क्रियाएं पूर्णतः पूर्व नियंत्रित या पूर्व निश्चित हैं। उसने कभी भी मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं माना। उसने स्पष्ट कहा कि मानव पूर्णतः आक्रमण तभी होता है जब भौतिक विश्व प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है। वास्तव में वह जब तक जीवित है क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है, और वह क्रिया प्रतिक्रिया भी अपने ज्ञान के अनुसार करता है। उसने बताया मानव ने मरुस्थल में नहर निकालकर, पाताल तोड़ कुएं खोदकर, अंतरिक्ष में पहुंचकर विकास के कितने ही आयाम स्थापित किए हैं। उनके बाद डिमाजिया, ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता एवं ब्लास के प्रमुख शिष्यों में थे। उन्होंने मानव भूगोल के मानव कार्यों तथा समाज के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन माना। उसने मानव द्वारा वातावरण में संशोधन पर भी बल दिया। उनके अनुसार मानव ने संचार साधनों का विकास कर, पाताल तोड़ कुएं खोदकर, नदियों पर नियंत्रण पाकर, उन पर बांध बनाकर, उनसे नहरें निकालकर सिंचाई के साधनों का विकास किया एवं बांधों पर विद्युत का उत्पादन किया एवं मानवीय भोजन के लिए नए नए पौधों का विकास कर, उत्तम किस्म के बीज तैयार कर परिवेश में परिवर्तन किया है। उसने इस प्रकार निश्चयवाद को स्पष्टतः अस्वीकार किया है। उसने ऑस्ट्रेलिया व इजराइल के सूक्ष्म प्रदेशों में मानव के अथक प्रयास एवं सफलता का उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार मरुस्थल होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया एवं इजराइल में ड्रिपिंग सिस्टम से कृषि कार्यों का विकास किया गया। प्रकृति प्रदत्त तो वे सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, लेकिन मानव ने अपने ज्ञान से उनको अपने अनुकूल किया और एक मरुस्थलीय प्रदेश में महत्वपूर्ण ढंग से कृषि की और उस प्रदेश का विकास किया। धन्यवाद। Associate Professor. Oh boy.